साहब हमारे बीच मौजूद है जिनसे खास बातचीत यहाँ पर होगी। मैं मंच पर न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर राजवानी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। आप आएँ और इस खास सेशन को सार्थक बनाते हुए इसकी और शुरुआत करें। और ये खास बेबाक तेज तर्रार नेता हैं पवन खेड़ा जी। पवन खेड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत करेंगे कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जी का। पवन जी माइक ले लें प्लीज। मेरी आवाज बिना माइक के भी चल जाएगी। हाँ, आवाज आपकी बुलंद है, लेकिन फिर कांग्रेस की आवाज दूर तक क्यों नहीं पहुंचती? पहुंचा देंगे। आप पहुंचाने वाले बनिए, देखिए कहां तक पहुंचती। पहुंचाने का काम आपका है, मीडिया डिपार्टमेंट के हेड आप हैं। हम बोलते हैं, कवरेज नहीं देते आप लोग। इसकी शिकायत पृथ्वीराज चौहान जी को भी है, मुझे भी है। इसकी बात कभी और करेंगे, लेकिन शिकायत ये रहेगी और जनता को भी है। खैर, जनता यहाँ बैठी है, वो देख रही है कि अभी पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ थे, अभी आप यहाँ पर है और कवरेज आपको पूरी मिल रही है। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल सबसे पहला वही जहां से इस चुनाव की बात लगातार चल रही है कि कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है? आपका जो सबसे बड़ा चेहरा है वो एक यात्रा कर रहे हैं जो चुनाव में आ ही नहीं रही है। इसका जवाब जो है गुजरात की जनता देगी। ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, कांग्रेस सिर्फ एक निमित्त है। हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये चुनाव गुस्से में बैठी हुई जनता लड़ रही है और कांग्रेस उसकी एक इंस्ट्रूमेंट बन रही है, निमित्त बन रही है। आपको ये नतीजे दिखेंगे। यानी आप एंटी इनकम्बेंसी जो अभी तक इस राज्य में देखी नहीं गई, इस सदी में देखी नहीं गई इस राज्य में, आप उस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठे हैं कि हमें ये जो एक वेव चल रही है उस पर बैठ के हम सवार होकर पहुंच जाएंगे। किशोर भाई, चुनाव एक पार्टी जीतती है तो वो सोच लेती है कि उसको जिताने के लिए वोट पड़े। जो हारती है ना वो पार्टी, कई बार वोट उसको हराने के लिए पड़ते हैं। ये वोट हराने के लिए पड़ेगा, जिताने के लिए 50% होगा। 50% से ज्यादा मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस बार गुजरात की जनता वोट देने वाली। पिछली बार भी आपने यही कहा था। पिछली बार आपके साथ 3 चेहरे और आए थे, 2 चेहरे अल्पेश और हार्दिक आपको छोड़ के वहीं जा चुके हैं जिनके खिलाफ वो खड़े थे। देखिए, ये एक कठिन यात्रा है। ये सफर आसान होगा, ये हार्दिक भाई ने क्या सोचा हमें नहीं मालूम। मुझसे पूछिए, पृथ्वीराज चौहान साहब से पूछिए, हमसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है उनका। विपक्ष का सफर हमेशा कठिन होता है और उस सफर को तय करने के लिए जो मादा होता है ना, वो सब में नहीं होता। कुछ लोग ईडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीडी से डर जाते हैं, कुछ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन जो फिर भी अड़े रहते हैं वो कांग्रेसी कहलाते हैं। सफर अगर मुश्किल होता है तो आपकी हमसफर चुनने की काबिलियत पर भी तो सवाल आएगा। आपने कैसे कैसे हमसफर चुन रखे हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया आपने हार्दिक पटेल को। वर्किंग प्रेसिडेंट मतलब एक शख्स जो एक आंदोलन से सीधा आपकी पार्टी में आया, आपने उसको पार्टी के ऊपर सबसे बैठा दिया, छोड़ के उधर चला गया। आपकी कॉम्पिटेंस क्या है? यही एक ऐसी पार्टी है जो अपने खिड़की दरवाजे खुले रखती है, नए विचारों के लिए, नए चेहरों के लिए, और सबको मौका दिया जाता है। अब उस मौके का कोई फायदा उठाना चाहे, संघर्ष करना चाहे, हमसफर बन के चलना चाहे, रास्ता तय करना चाहे, कोई मुसीबत आ जाए फिर भी अड़े रहना चाहे, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बीच में ही लड़खड़ा जाए जिसके कदम और रास्ता भटक जाए, तो उसके लिए और दरवाजे खुले जाए। हमारे से जो रिजेक्ट होते हैं वो बीजेपी ले लेती है, उनके पास नहीं होंगे चेहरे। आज आप हार्दिक रिजेक्ट कैसे? आपने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया साहब। मेरा सवाल यह था कि आपने उनको कार्यकर्ता रखा होता तो ठीक है, आपने तो उनको पार्टी के ऊपर बिठा दिया। तो आपकी कॉम्पिटेंस क्या है लोगों को पहचानने की? ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। उनसे पूछा तो हमने, चले गए। उनसे पूछा हमने, जहां से चले गए उनसे मत पूछिए, हमने तो मौके दिए। ये तो आप वो बात कर रहे हैं साहब कि साहब आपके घर में चोरी हुई तो चोर की गलती नहीं है, आपकी गलती है। क्यों साहब, हमारी क्यों गलती है? बताइए जरा। हम तो ताले भी लगाते हैं, हाँ। चाबी भी आपको नहीं बताते कहां रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चोरी कर ले तो उनसे पूछिए ना जो चोरी करते हैं। आप बड़े मासूम हैं। आप मुझे बताइए कि आपके यहां चोरी हो गई,
आप राज्यसभा नहीं गए, दुख हुआ, आपने कहा मुझे नहीं मिला, बात सही है। मैं वही सवाल कर रहा हूं कि एक आदमी को आपने उसको तो पद दे दिया था, तो पहचान आप नहीं रोकता हूं मैं आपको। पहचान आपने एक तंज कसा, मुझे अच्छा लगा। तंज नहीं कसा मैंने फैक्ट बोला। कोई आपत्ति नहीं कस रहा हूं मैं आपकी पार्टी की कॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है आपके इस सवाल पे। मैं राज्यसभा नहीं गया, मुझे दुख हुआ, और वो दुख अगर मैं अपने तमाम साथियों से साझा कर रहा हूं और पब्लिकली कर रहा हूं और पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा, मैं अपनी ही तपस्या पे अगर सवाल उठा रहा हूं, यह फर्क होता है मुझ जैसों में और हार्दिक जैसों में। बिल्कुल सही। मेरा सवाल फिर वही है कि पार्टी की क्या कॉम्पिटेंस है लोगों को पहचानने की? पार्टी की कॉम्पिटेंस यहां दिख रही है, वहां दिख रही है। हमें भी पहचानो ना। हमारी पार्टी ने पहचाना, मुझे चेयरमैन बनाया मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का, तो कुछ देखा और बनाया। तो जो रह गए यहां, चौहान साहब जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, सुबह से रात तक लड़ रहे हैं, बिना डर के लड़ रहे हैं, आपसे भी लड़ते हैं कई बार, उनको आप नहीं देखते। जो भाग गए उनके लिए आप पिछले 10 मिनट से मुझसे पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं कि पार्टी 77 पर आकर रुक गई पिछली बार। जीतते जीतते सबने कहा कि जीतते जीतते हार गई। जब तो पार्टी के कॉम्पिटेंस पे सवाल उठेंगे ना। पिछली बार आपने कहा कि आपने भी टेम्पल रन किया, आपने भी जनेऊ दिखाए, और अब आप दूसरी हर बार अलग स्ट्रेटेजी लेके बैठ रहे हैं। तो वो जो टेम्पल रन था वो बीजेपी के देखिए कार्ड से मात देने का, वो फेल हुआ। आज वो रिकॉर्ड क्लीन कर देते हैं। कोई टेम्पल रन नहीं होता। आज जब राहुल गांधी जी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, 1 महीना मैं भी उस यात्रा में था, चौहान साहब भी वहीं से आ रहे हैं, रास्ते में कोई धर्म स्थान आए और लोकल वर्कर अगर कहेंगे कि साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें हम सबकी बहुत आस्था है, तो उसमें जाना बनता है। ठीक, उसको आप बार बार कहें टेम्पल रन हो गया, सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, हार्ड हिंदुत्व हो गया, मैं इस परिभाषा के ट्रैप में नहीं फंसने वाला। तो अगर हम किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कहीं चले गए, अनाथ आश्रम कई जगह गए, तो उसमें आप लोगों को ये लेबल लगाने की क्या आवश्यकता होगी साहब आप बीजेपी की उस पे जा रहे हो? अरे साहब, आज तक पिछले 70 साल में बीजेपी अलग अलग रूप में आए, सिर्फ और सिर्फ हमारी नकल करते हैं, हमारे नेताओं को चुराते हैं, कोशिश करते हैं, चुरा नहीं पाते। सरदार पटेल, नेताजी, जिसका आप नाम लो, इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए। लगाए ना स्टैच्यू, किसका, वो क्या नाम है उनका, सावरकर का स्टैच्यू क्यों नहीं लगाया इतना बड़ा? लगाया पटेल साहब का ही लगाया ना। सरदार पटेल क्या गए किसी बात जनसंघ में या हिंदू महासभा में? वो तो कांग्रेस में ही थे। उसी स्टैच्यू ना इनसे। उसी स्टैच्यू। अरे हमारी किस्मत में सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत में स्टैच्यू है। उस स्टैच्यू पे ही अभी सवाल भी आया था, उस स्टैच्यू पे ही और नेताजी के स्टैच्यू पर ही कितने लोग गए आपके अपनी पार्टी हमारे पास तो खुद ओरिजिनल सरदार पटेल साहब थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और उस स्टैच्यू, आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, कोई नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है? बिल्कुल, यही तो सवाल है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके अहमदाबाद के मुख्यालय से सरदार पटेल साहब के खिलाफ मुफ्त में किताबें बांटी जाती थी, उन्हें प्रायश्चित करना है। उन्हें तो रोज वहां जाना चाहिए, हमें कोई प्रायश्चित नहीं करना। चलिए, यानी आप कोई अवॉइड नहीं कर रहे हैं उस स्टैच्यू को? कोई अवॉइड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जिसने पाप किया वो जाए स्टैच्यू पे प्रायश्चित करे। हमने कोई पाप नहीं किया, हमें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने मुफ्त में किताबें बांटी सरदार साहब के खिलाफ, हमने नहीं बांटी। मोदी वर्सेस, और नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? आप वो बदल देंगे सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे, गुजरात की जनता बदलेगी। सरदार साहब का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं, हम होने थोड़ा ही देंगे। नेहरू गांधी के नाम पे कितने स्टेडियम है? ये तो बदलेंगे सबके नाम। अभी सरदार पटेल साहब से शुरू किया, बदलते रहे। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे न जाने कितने स्टेडियम है, इंदिरा गांधी के नाम पे स्टेडियम है, राजीव गांधी के नाम पे स्टेडियम है, संजय गांधी के नाम पे स्टेडियम है। सरदार साहब, अनफॉर्चुनेटली ये हम सबका नुकसान हुआ कि सरदार साहब आजादी से 1.5 साल बाद ही चल बसे। उनका योगदान इतिहास में ऐसा दर्ज है कि कोई मिटा नहीं सकता, भले ये नाम बदलते रहे सरदार साहब स्टेडियम का। नेहरू जी को लंबा मौका मिला, प्रधानमंत्री रहे, लंबे वक्त तक रहे, पहले प्रधानमंत्री थे।
सेवा का ज़्यादा मौका मिला। जाहिर सी बात है कि उनके योगदान, उनकी भूमिका लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आप, जैसा कि चौहान साहब कह रहे थे, ये एक अजीब परंपरा इस देश में आ गई है। भगवानों को आपस में लड़ाएंगे, नेता जो अब नहीं रहे उनको आपस में मरने के बाद लड़वाएंगे। ये पार्टी सिर्फ मुझे आपको लड़वा कर ही जिंदा रह सकती है, और इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो समाज में एक दूसरे से सबको लड़वाते हैं। भाई, जो भगवानों को नहीं छोड़ता वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा? आपकी पार्टी जिंदा क्यों नहीं है साहब? इलेक्टोरली जिंदा क्यों नहीं है? दो राज्यों में हैं, दोनों राज्यों के सीएम इतने इनसिक्योर हैं, उनको नहीं पता कब बदल दिए जाएंगे। इस राज्य में जहां हम बैठे हैं, कितने सीएम बदल दिए पिछले 5 साल में, 10 साल में? फिर भी जीते ना। बदले या नहीं बदले? ये इससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव क्या हो सकता है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी को अपने मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, एक के बाद एक बदल डालूंगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। अरे साहब, इस तरह से कोई सरकारें चलाई जाती हैं? जब वो खुद थे 2002 से 2014 तक, एक बार भी नहीं बदला। और जब वो हटे, लगातार आनंदीबेन, विजय रूपानी, आजकल कौन है, सीआर पाटिल है, पटेल कुछ ऐसे ही हैं, दोनों में से एक है, मुख्यमंत्री मालूम नहीं पड़ रहा अभी हमें कौन है, क्योंकि रिमोट पता नहीं किसके हाथ में है। कभी कहते हैं अमित शाह साहब के हाथ में, कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के खुद के हाथ में रिमोट है, कभी कहते हैं सीआर पाटिल के हाथ में। हमें तो मालूम ही नहीं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। 90 के दशक में 2 बार, 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में, यही सब कहते कहते आप फिर हारते चले गए। आप 1995 के बाद जीते नहीं हैं साहब। आप कब रियलाइज करेंगे कि आप जीते नहीं हैं? इलेक्टोरली आप एक पार्टी है ना। 8 दिसंबर को आप रियलाइज करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। ये रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी नहीं चलाई जाती, गाड़ी सामने देखकर चलाई जाती। सामने क्या दिखता है? हम सामने देख रहे हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। कोविड में कितने लाख लोगों की मौतें हुई, इस सरकार ने मौतें छिपाई। हम 4.5 लाख, 4 लाख हम वादा कर रहे हैं, हम उनको मुआवजा भी देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि 300 मेगावाट बिजली मुफ्त देंगे। हम वादा कर रहे हैं कि किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। हमारे ये तमाम वादे हम सामने जो देख रहे हैं, जनता भी वही देख रही है। आप 8 दिसंबर को देखेंगे। और ये जो विश्लेषण है कि साहब पहले तो आप अपनी सीटें आम आदमी पार्टी से बचाइए, बीजेपी को तो बाद में पछाड़िएगा। यहां सबसे ज्यादा सीधा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में। सोशल मीडिया की प्रोडक्ट है एक पार्टी, जिससे घबराई हुई है वो पार्टी जो मीडिया की प्रोडक्ट है, भाजपा। हम सड़क पे चलने वाले लोग हैं, हमसे दोनों डर रहे हैं। कांग्रेस साफ होगी साहब। दिल्ली के पॉलिटिक्स तो आपने खुद फर्स्ट हैंड देखी है। पंजाब में आपकी सरकार कैसे चली गई और कैसे साफ हो गई वो देखा। आप उस पार्टी को कह रहे हैं कि वो कुछ भी मैटर नहीं करती है, आप फिर एक चैलेंजर को हल्के में ले रहे हैं। देखिए, मैं किसी को हल्के में लेने वाला में से नहीं हूं। गुजरात की जनता सीधा कांग्रेस, और जो 27 साल आप कहते हैं हम लोग बाहर रहे सत्ता में, ग्रामीण गुजरात में मोदी जी जैसा कद्दावर नेता भाजपा का, अमित शाह जी भी बड़े नेता हैं, 27 साल कांग्रेस को ग्रामीण गुजरात से वो लोग बाहर नहीं कर पाए। पूरा पावर है भी उनके पास, 303 सीटें ऊपर हैं और यहाँ 27 साल से सत्ता में है। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं। वो मैं मानता हूँ कि कई बार हमें कुछ गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, गाड़ी जब चलाते हैं ना तो पीछे वाला शीशा देख के नहीं चलाते हैं। यही सवाल था कि ऐसा लगता नहीं कि आप गलती पहचानते भी हैं, सुधारने की बात तो दूर की है। केरल ऐसा वॉश आउट हुआ। केरल में हर बार सरकार बदलती थी, वहां आप सरकार नहीं बना पाए। उत्तराखंड में आपको मौका था, वहां आप सरकार नहीं बना पाए। हरियाणा में आपके पास मौका था, वहां आप सरकार नहीं बना पाए। मणिपुर में आपके पास मौका था, वहां आप सरकार नहीं बना पाए। मैं आज एक गलती साझा करता हूं। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो, कोई और चैनल हो जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम वो बर्दाश्त करते रहे। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, हो सकता है हमें ये भी सीखना हो। हमारी गलती ये है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप उसे गलती मानते हैं, मानिए, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और एक आदमी अपने आप को इस प्रदेश का है, चाणक्य बोलता है, आप लोग कहते हैं, वो पता नहीं खुद कहता है या नहीं कहता, उस चाणक्य से
हम कुछ नहीं सीखना चाहते। हम अपनी गलतियां जानते हैं, कुछ गलतियां आज आपसे साझा की हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस स्वतंत्रता से मीडिया के हमले बर्दाश्त किए, एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए, मेरा आपकी चुनौती। 24 तारीख को एक मैच हुआ जिसमें कहा गया कि विराट कोहली ने ये नो बॉल गलत मांगे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप अंपायर पे ही सवाल उठाते हैं ना, आप अंपायर पे ही सवाल उठा रहे हैं। मैं सवाल नहीं उठा रहा, इस एजेंसी वो एजेंसी, मैं स्टोरी दे रहा हूं आपको, आप चलाएंगे या नहीं ये बताइए। आप खिलाड़ी तो बनिए या नहीं बताइए, आप खिलाड़ी तो बनिए, आप चलाएंगे या नहीं पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत मैं किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। मैं ये हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा, बात वो नहीं है। कांग्रेस में आपको फर्क दिख रहा है, और अभी भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग न्यूज। इस वजह से चुनाव हारते हैं, आप इस वजह से चुनाव हारते हैं। आप इसको आपने क्या गलती, क्या आप अपनी गलती बता रहे हैं? आप कह रहे हैं आपने पूछा, आप लोगों के बीच हैं, लोग आप बोल रहे हैं कि लोग इस वजह से आपको हरा देते हैं। आपने हमसे पूछा कि आपकी गलती क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी गलती है, और ये गलती हम दोहराते रहेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। तो यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आपको। चलिए, पार्टी में कोई गलती नहीं है, गलती सब बाहर है, एजेंसीज में, मीडिया में, इधर में। वही की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। अब यही तो हमारे को आपस में तय करना है, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, हमें इनसे तय करना है कि साहब जब सत्ता में आए तो क्या मोदी जी की तरह एजेंसीज का दुरुपयोग करें, 2 राज्यों क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं धमकाएं, ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें? 2 राज्य, अच्छा अगर यही फॉर्मूला है तो 2 राज्यों में आपकी सत्ता है, 2 राज्यों में ये करके देख लीजिए, फिर आ जाइए दोबारा सत्ता में। हम जो है ना, आप ये अगर फॉर्मूला है तो, अगर ये फॉर्मूला है तो आपके कहने से 2018 में जीते चुनाव आ रहे हैं। कहने से ऐसे काम नहीं करेंगे। हम तो राजधर्म से बंधे हुए हैं, जो राजधर्म से नहीं बंधे हुए वो ये सब काम करते हैं। हमें अपना राजधर्म मालूम है। हम जहां अगर जीत कर आए हैं या जहां जीत कर आने वाले हैं, हमें मालूम है वहां हमें लोगों के लिए क्या करना। कहां जीत कर आने वाले हैं आप? यहाँ आने वाले हैं, हिमाचल में आने वाले हैं, लिख कर ले लीजिए आज आप। दोनों जगह आप आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले। और आते ही मैनिफेस्टो को कैसे लागू करना है, ये एक मिसाल कायम की जाएगी, जैसे राजस्थान में की गई, छत्तीसगढ़ में की गई और मध्य प्रदेश में की गई। अभी शपथ राहुल जी आए जयपुर में, पहले शपथ दिलवा के गए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जब दिल्ली लौटे, तीनों मुख्यमंत्रियों ने मैनिफेस्टो के लिए पहला हस्ताक्षर कैबिनेट मीटिंग में किसानों के ऋण माफी का कर दिया था। ये होता है तरीका काम करने का। आप कह रहे हो साहब आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना है मीडिया को डंडा। हमें मालूम है हम क्यों जीत कर आएंगे और क्या काम करना है हमें जीतने के बाद। बेरोजगारी भत्ता आपने यहाँ पे प्रॉमिस किया, आपने राजस्थान में दिया तो है नहीं उस तरीके से, जिस तरह से पूछ लीजिए ना, जिस तरीका मत बालिए, आप आइए ना, पूछिए ना, जो आपने मैनिफेस्टो, चलिए हमारे साथ, बुलाइए लोगों को, पूछिए दिया या नहीं दिया। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन लेना पड़ रहा है, उसमें आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार से बोल रहे हो आपने क्या किया? अरे पूछिए ना मोदी जी से कि क्या हालत हो गई इस देश की। मनमोहन सिंह जी जब अर्थशास्त्री थे तो क्या जीडीपी थी, और जब ये अनर्थशास्त्री आ गए हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ये है अनर्थशास्त्रियों की हकीकत, पूछिए ना। अगर ये सब इतना सही है, जो ऐसा है जैसा आप क्या आपको लगता है गलत बोल रहा हूं? मोदी जी खुद कहते हैं 80 करोड़ को खिला रहा हूं, मेरा नमक खाते हैं, मेरा नमक खाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मोदी जी कहते हैं। आप अगर जो कह रहे हैं कि इतनी रिजेंटमेंट है, इतना लोगों में आक्रोश है, इतने लोग खिलाफ हैं, तो बार बार जन समर्थन क्यों मिलता है? क्यों? ये देखिए, मीडिया और ये एजेंसीज आपने बोल दिया, लेकिन एक आम जनता भी तो है। यहाँ पे ही 2017 में जब आपने 77 सीटें जीती, उससे पहले 2015 में 31 जिला पंचायतों में 27 आपने जीती थी। वो मोमेंटम बना था, अब तो वो मोमेंटम नहीं है। गंभीरता से आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका गंभीरता से जवाब देता हूं। जो सूचना तंत्र है, जो कम्युनिकेशन होती है, बदलती रहती है। आज मोबाइल है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप लोगों के चैनल्स हैं, डिजिटल स्पेस है, यूट्यूब है, रील्स हैं, नाना प्रकार के नए तरीके आ गए। कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है समय लगा इस सूचना की नई प्रणाली को समझने में। ये हमारे से गलतियां हुई,
इसमें कोई शक की बात नहीं, और गलतियां नहीं हुई। हम लोग ज़्यादा, जैसे हमें कहा जाता था कि साहब सड़क पे रहिए राजनीति अगर करनी है तो, फिर हमें कहा गया अरे आप लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रहिए अगर राजनीति करनी है तो। अब हम सड़क पर भी हैं, संसद में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, देखे जाइएगा। आपने शायराना अंदाज में कहा कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, तो मुझे कैफी आजमी साहब का शेर याद आ गया कि जाने क्या ढूंढती हैं आंखें मुझ में, इस राख के ढेर में न शोला है न चिंगारी है। चश्मा उतार दीजिए जो पहना रखा है उन लोगों ने, शोला भी दिखेगा, चिंगारी भी दिखेगी, आग भी दिखेगी, झुलस मत जाना बस। जो राख दिख रही है आप कह रहे हैं वो बारूद है। देखिए हम तो अहिंसक लोग हैं, अब ये बारूद, आग, ये सब बातें हमें नहीं समझ में आती, बस हम ये जानते हैं चश्मा उतारो फिर देखो यारों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पवन खेड़ा जी, कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा, कांग्रेस की बात रखते हुए। थैंक यू सर। तो मुस्कान